लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर, ये इसी को हम बोल रहे हैं पार्लियामेंट। तो ये कैसे है, इसको देखेंगे तो ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है और ये प्रेसिडेंट है। इसका कंपोजिशन प्रेसिडेंट, इसका कंपोजिशन कुछ इस तरह से, और इस पर हम विस्तार से चर्चा कर भी चुके हैं। अब अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर देखें, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल, हिंदी में हम लिखेंगे राज्य विधानमंडल। स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है बॉडी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, और गवर्नर, ये फंक्शन है गवर्नर। पार्लियामेंट की बात कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 कर रहा है, राज्यसभा की बात आर्टिकल 80 कर रहा है और लोकसभा की बात आर्टिकल 81 कर रहा है। ये 80 कर रहा है, इसकी बात कर रहा है आर्टिकल 80। फिर राज्यसभा के दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, थोड़ा मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। ये होते हैं चेयरमैन और एक होता है वाइस चेयरमैन। और जो चेयरमैन होगा वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। इसी तरह से यहां पर हम देखेंगे स्पीकर, अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष, ये दो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होंगे, पीठासीन अधिकारी होंगे। प्रेसिडेंट की बात आर्टिकल 52 करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम चर्चा कर चुके हैं प्रेसिडेंट के बारे में, हम चर्चा कर चुके हैं जो चेयरमैन होगा वही वाइस प्रेसिडेंट होगा, इसके बारे में। जो वाइस चेयरमैन है वो राज्यसभा से चुना जाएगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा से चुने जाएंगे। और एक शब्द यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर और होता है, वो प्रोटेम स्पीकर के बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एक पोस्ट प्रोटेम स्पीकर की भी होती है, ये डिस्कशन। इसी तरह से राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 168 बात करता है। इसकी बात आर्टिकल 168 करता है। आर्टिकल 168 कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। विधान परिषद के बारे में आर्टिकल बात कर रहा है आर्टिकल 171, और विधानसभा के बारे में कंपोजिशन की बात कर रहा है आर्टिकल 170।
और गवर्नर के बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, गवर्नर के बारे में 150, गवर्नर के बारे में 153 की आर्टिकल 153 बात कर रहा है। ये प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करेगा, ये प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा, इसको अपॉइंट करेगा गवर्नर। ये गवर्नर की बात करेंगे, ये गवर्नर की बात करेंगे। कहां कहां विधान परिषद है, अगर मैं इसको और नीचे आए और एक हम डिस्कस करें आर्टिकल 169 आर्टिकल ये कहता है, 169 आर्टिकल कहता है एबोलिशन, ABOLITION, और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है। हिंदी में लिखेंगे तो विधान परिषद का उत्साधन एवं सृजन, उत्साधन का मतलब समाप्त कर देना, एवोल्यूशन को उत्साधन बोलेंगे हिंदी में, और क्रिएशन क्रिएटिविटी ये सृजनात्मक सृजन इसको बोलेंगे। पहली बात, जो इसका इनिशिएटिव है वो स्टेट लेजिस्लेचर लेगी कि उसको विधान परिषद अपने यहाँ चाहिए या विधान परिषद है उसको समाप्त करना है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य की विधानसभा है, वो क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी। ये पासेस अ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास करेगी। राज्य की विधानसभा एक संकल्प पास करेगी। रेजोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संकल्प पास करेगी। संकल्प पास करेगी, और ये जो संकल्प पास करेगी वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी, माने विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत। जब हम विशेष बहुमत की बात करेंगे दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फुलफिल होनी चाहिए, माने टोटल का 50% प्लस का। जैसे अगर यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या 403 है। तो इसका अगर हम यहाँ विधान परिषद भी है, चूंकि अगर हम विधान परिषद देखेंगे कहाँ कहाँ है, अगर हम विधान परिषद की बात करें कहाँ कहाँ है, तो यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है,
में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या है 403 है, तो इसका मतलब स्पेशल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है 50% प्लस 1 टोटल का, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसको बोलते हैं। तो इसका 50% प्लस 1 अगर हम देखें तो ये 2 2 जा 4 है ना, 0 2 1 जा 1, तो 201 प्लस 1 माने 202। यूपी के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 202 होगी, ठीक है। और यही सरकार चलाने के लिए मेजॉरिटी। और दूसरी बात है प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट और जो वोट करने वाले लोग हैं उसका कितना 2/3, ये दोनों कंडीशन अलग अलग फुलफिल होनी चाहिए। तो विशेष बहुमत से ये संकल्प पास होना चाहिए। नाउ इसके बाद मूव टू सेंटर, ये सेंटर के पास चला जाएगा, राइट। सेंटर या पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, हाँ या ना। और पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट क्या करेगी, इसको सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास कर देती है, सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास कर देती है, तो उस राज्य में अगर विधान परिषद है तो समाप्त हो जाएगी, और अगर नहीं है तो क्रिएशन हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। ये विशेष बहुमत की बात है तो दो कंडीशन है, और ये सिंपल मेजॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं सामान्य बहुमत। ये सामान्य बहुमत क्या है, जो प्रेजेंट लोग हों उनका 50% प्लस 1। अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है सामान्य बहुमत क्या होता है। तो ये प्रोसेस है, और ये विशेष बहुमत की बात है। मनु, अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछ के जाइएगा। ये मूव टू सेंटर, केंद्र के पास भेज दिया जाएगा, माने पार्लियामेंट के पास भेज दिया जाएगा, पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देगी। ये प्रक्रिया क्या है, इससे ईदर क्रिएशन हो जाएगा और एवोल्यूशन हो जाएगा ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोसेस मेंशन्ड इन आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रोसेस से क्या हो जाएगा, ईदर एवोल्यूशन हो जाएगा अगर ये प्रोसेस है, और क्रिएशन हो जाएगा किसका, ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये प्रक्रिया है। क्या मनु इतनी इंग्लिश समझ पा रहे हो? एवोल्यूशन, यस सर, उत्साधन, क्रिएशन, सृष्टि। कहाँ कहाँ विधान परिषद है, जहां है अगर वहां समाप्त करना हो तो ये प्रक्रिया है, बस समाप्त करने का रेजोल्यूशन पास करना है, और अगर जहां क्रिएशन करना है तो वहां के क्रिएशन का रेजोल्यूशन पास, ठीक है। सामान्य बहुमत का क्राइटेरिया क्या है? सामान्य बहुमत का मतलब है कि अगर यूपी की सीट कितनी है 403 है, अब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट 403 है, इसका मतलब है कि जब ये हाउस प्रोसीड करे, मतलब सदन की कार्यवाही शुरू हो, प्रोसीडिंग जब स्टार्ट हो, तो सबसे पहले कोरम पूरा होना चाहिए। कोरम कितना है, टोटल का 10% कोरम होता है, तो टोटल का 10% लगा देंगे तो ये कोरम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम अगर 40 लोग प्रेजेंट हैं तो हाउस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कोरम पूरा होना चाहिए। तो एटलीस्ट 40 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, देन द प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी स्टार्ट, राइट। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब यही 40 लोग अगर क्या करें, यही 40 लोग
सिंपल मेजोरिटी माने इसी 40 का 50% प्लस 1 21 लोग अगर बिल पास करते हैं और 21 लोग अगर 40 थे और 21 लोगों ने सहमति दे दी तो इसका मतलब क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। This is a simple majority. When quorum is completed, the house and present the total number 50% of plus 1 of the present member. Present member, not total member. क्या बात क्लियर हुई? सर पहले तो मतलब पहले तो एब्सोल्यूट चाहिए होगी ना, पहले तो 403 का तो ये कहाँ मैं एब्सोल्यूट इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पार्लियामेंट के लिए जब सिंपल मेजोरिटी से पास होगी तो सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब? ठीक है, फिर भी बाहर मिलके जाइएगा तो अलग से चर्चा कर लेंगे क्योंकि इन लोगों के साथ पहले कर चुका हूँ। ठीक, क्या मैं अब आगे बढ़ूँ? आप इजाजत दें। कोरम क्या होता है? टोटल जो प्रेजेंट मेंबर है, नॉट टोटल, उसका 10%। इस वाली अथॉरिटी का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये चर्चा मैं कर चुका हूं। इस वाली अथॉरिटी का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है माने आप वोट करेंगे जो 18+ एज है वो लोग वोट डायरेक्ट। The first Lok Sabha constituted by the people of India who completed the age 18 and consist the name on voter list can vote. The first Lok Sabha constituted during the time period of 1957. Now this is the 17th Lok Sabha constituted period 2019 to 2024. इसका मतलब 2024 में जो इलेक्शन होगा वो 18th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड का गठन होगा। ये डायरेक्ट जनता वोट करती है। इसी तरह से यहां पर हम देखेंगे तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है माने जनता वोट करती है जिसने 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर लिया और पर जो वोट देने के लिए गवर्नमेंट कंडीशंस हैं उसके, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर बताने की कोई बात, और ये अपॉइंट होता है, इसका इलेक्शन नहीं होता, ये इलेक्शन प्रक्रिया में नहीं है। इस बारे सब हम इलेक्शन प्रक्रिया को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका देखेंगे तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता वोट करती है, आप और हम वोट करते हैं। योगी को चुना है हमने, आपने चुना है। मुख्यमंत्री योगी जी उनके भी हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है और मुख्यमंत्री उनके भी हैं जिन्होंने वोट किया है। यूपी डोमिसाइल में जो है उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसका ये विधानसभा जो है ये तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है इसकी हम चर्चा आपसे करते हैं कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है। अगर हम आपको ये बता दें कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है तो आप ये समझ जाएंगे ये सारी बॉडी चुनी कैसे जाती है। अब जैसे राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, अगर आप एज फैक्टर देखें तो मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। लोकसभा के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए मिनिमम एज। गवर्नर के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर मिनिमम एज इसकी कितनी होनी चाहिए गवर्नर, तो एज इसकी होनी चाहिए कितनी, 30 या 35। चेक करते हैं 30 या 35 में क्या होगा। मुझे पता है, आप चैलेंज करो तो मैं बताता हूँ, लेकिन आप पता करो कि 30-35 में क्या है, ये भी पूछ लेता है। तो गवर्नर तो अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा विषय है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, ये तो चलिए जनता वोट कर रही है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कैसे चुने जाएंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हम थोड़ी बात आपसे कर लें। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात कर लें। फर्स्ट पॉइंट, विधान परिषद वाले जो राज्य हैं वो ये राज्य है। कहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कहाँ नहीं है, ये भी सवाल आ जाता है, पीसीएस लेवल में भी आ जाता है। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस माने लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 171 में। लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी या नहीं होगी ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। द प्रोसेस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 169। ठीक है, हाँ सर, क्या देखने लगे? छोटी सी आपको सुधारना पड़ेगा, सुधारिए। अनुराधा वाला फोन क्यों नहीं लगाया? हाँ सर, चार्जेबल है? हाँ सर, 100 रुपये पड़ेंगे रोज के। अनुराधा ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 171 डिस्कस है। दूसरी बात, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां विधान परिषद की संख्या क्या होगी? जहां है विधान परिषद, तो इसके लिए एक आर्टिकल है कि उस हाउस के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, देखिएगा मैथमेटिकली, क्योंकि हम तालिब इल्म हैं मैथमेटिक्स में, कितना खूबसूरत लगता है एमएससी इन मैथमेटिक्स, इन टोपोलॉजी वगैरह, नॉट क्वालिफाइड इन मैथमेटिक्स बट द वैल्यू इज serve the service like the constitution. लेजिस्लेटिव काउंसिल, मुझे कहना है, मुझे कहने दो, आप रोकेंगे नहीं। लेस आर इक्वल टू, ठीक है, कितना? ऐसा एक नंबर होता है, तो मैं यहां लिख दूं 40 और यहां लिख दूं 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं और 40 से कम भी नहीं, चाहे फिर विधानसभा की संख्या कुछ भी ना हो। कई राज्य ऐसे हैं, पूर्वोत्तर राज्य, जहां विधानसभा की संख्या 60 है, तो फिर विधानसभा की संख्या में कुछ भी हो लेकिन 40 से कम लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर नहीं होंगे। बात समझ में आई? जब भी हम मैथमेटिकली कहते हैं, जब भी हम कहते हैं कि ये b है जो a और b के बीच में वैरी करेगा, इसका मतलब ये वैल्यू b से ज्यादा होगी या इसके बराबर होगी, a से कम होगी या a से छोटी होगी। तो क्या उसी तर्ज पे ये बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? आप समझ पाए? पक्का बताइए। माने लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, और कम से कम किसी राज्य की विधान परिषद की संख्या क्या हो सकती है? 40 से कम नहीं होगी। है ना? ये बात आर्टिकल 171 में लिखी हुई है, तो पूरी लाइन लिखी हुई है, 4-5 सेंटेंस में पूरा लिखा हुआ है, जिसको मैथमेटिकली आप ऐसे ब्रेक कर सकते। तो यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने लोग हैं? 100 है। यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे यूपी में ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर आप यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल देखें कितने हैं, तो ये संख्या 100। ठीक, ये समझ में आ गया जो मैंने लिखा है? अगर नहीं आया है समझ में तो कोई बात नहीं है, आप मुझसे पूछिए, आगे पीछे करिए। ठीक है,
तीसरी बात, लेट, मान लिया, लेट द नंबर, ये इसी में लिखा हुआ है, ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, ऑफ अ स्टेट, ये क्या है, एक्स। हेलो, हमने मान लिया कि जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो कितने हैं, एक्स हैं, और वो एक्स कौन सी रेंज है, यही रेंज है, आए ना, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक, ये बात क्लियर हुई। मान लिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर कुल कितने हैं, एक्स, और ये एक्स वैल्यू ये जो इससे कम नहीं है, 40 से ये कम नहीं होंगे, 40 होंगे या 40 से ज्यादा होंगे, उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। यही बात क्लियर है। मुझे इस यक्स को तोड़ना है कुछ भागों में, ये मैं ही सर्व कर सकता हूं, और ये डिवाइडेशन मैं कर सकता हूं x by 3, पहला डिवाइडेशन, x by 12 एक डिवाइडेशन करेंगे उसी x का 12, फिर हम x by 12 करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे x by 3, फिर हम करेंगे x by 6, तो कितना हो जाएगा, अगर हम 12 एलसीएम लें तो 3 4 जा 12 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 6 2 जा 12, 4 4 8 9 10 12, बात क्लियर हुई। टोटल वैल्यू एक्स आ गई आपकी, टोटल वैल्यू एक्स आ गई ना, आप इनको टोटल जोड़ दीजिए, आपको कितना मिलेगा, वो एक्स मिलेगा और वो यही एक्स होगा, है ना, पक्का। ये बात समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, अभी बाहर मिलेंगे। ठीक, ये जो यक्स आप समझ गए, नहीं समझे, अच्छा, अभी वीडियो बन रहा है इसलिए बहुत हम लोग नहीं फोकस करेंगे इस पे, बहुत छोटी बात है मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, तो हम समझते हैं कि इसमें हम लोग अभी बाद में डिस्कस करते हैं। ये मेंबर कहां से लिए जाएंगे, ये मेंबर लिए जाएंगे ये वाले मेंबर कहां से लिए जाएंगे, ये मेंबर होंगे म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ऐसी भी लोकल अथॉरिटी से मेंबर आएंगे। तो उस राज्य की विधान परिषद के x by 3 मेंबर कहां से चुने जाएंगे, अच्छा कहां से चुने जाएंगे, ये होंगे म्युनिसिपैलिटी से, हिंदी में लिखेंगे हम नगर पालिकाओं से, नगर पालिकाओं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हिंदी में लिखेंगे जिला बोर्डों, जिला बोर्डों, और अदर अथॉरिटीज, ये लिखा हुआ है, अदर लोकल अथॉरिटीज, अदर लोकल अथॉरिटीज, अन्य स्थानीय प्राधिकारी, अन्य स्थानीय प्राधिकारी, अन्य स्थानीय, ये लोग एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे, ये सब के ये जो भी मेंबर होंगे, नगर पालिकाओं के जितने भी मेंबर होंगे, जिला बोर्डों के जैसे जल जिला बोर्ड है, जल बोर्ड है, ऐसे बहुत सारे बोर्ड हैं, उनके मेंबर होंगे, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज होंगे उनके मेंबर होंगे, ये सब मेंबर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे और ये चुनेंगे, ये बनाएंगे क्या, लिखा हुआ है इसमें, वेरी नाइस, इलेक्टोरेट्स, ये
इलेक्टोरेट्स बनाएंगे। इलेक्टोरेट्स को हिंदी में बोलते हैं इलेक्टोरेट्स, निर्वाचक मंडल, हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल। माने ये सब के सब क्या होंगे, वोटर होंगे, और ये चुनेंगे उस राज्य की विधानसभा के 1/3, उस राज्य की विधानसभा के मेंबर एक्स हैं, उसका 1/3 ये चुनेंगे, माने ये चुनेंगे। ठीक है, अब x/12 ये कौन होंगे, x/12 सुनिए, ऐसे लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है, और ग्रेजुएट किए हुए एटलीस्ट कम से कम 3 साल हो गए, ये सारे के सारे लोग उस राज्य के जो भी डोमिसाइल है, तो भारत की किसी भी विश्वविद्यालय, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के वो लोग जो उस राज्य के डोमिसाइल है, वो लोग वोटर होंगे। ये बनाएंगे क्या, इलेक्टोरेट्स, माने निर्वाचक मंडल, और ये चुनेंगे क्या, ये चुनेंगे उस राज्य की विधानसभा के 1/12 मेंबर, तो ये वोटर होंगे। मतलब हमने वोट किया है, कई बार विधान परिषद के सदस्य का वोट किया है। ठीक, अब x/12 ये क्या है, जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं, जो टीचर हैं और सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसे टीचर शिक्षक जो लोअर देन सेकेंडरी स्कूल, टीचर जो कहां टीच कर रहे हैं, लोअर, नॉट लोअर, जो टीचर हैं कहां, नॉट लोअर in standard than that of a secondary school, ये सारे टीचर नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन दैट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल, मतलब क्या हुआ, मतलब सेकेंडरी स्कूल के बराबर के जो पढ़ा रहे हैं, राइट, बात समझ पा रहे हैं ना, हायर सेकेंडरी, वो सब के सब वोट करेंगे, वो उनसे मिलकर के बनेगा क्या, इलेक्टोरेट्स, उनसे इन सब से मिलकर के बनेगा। इसीलिए ये ज्यादा योग्य सदन माना जाता है, क्योंकि इसका जो चुनाव है मेंबर्स का, तो इसीलिए इसको अपर हाउस बोलते हैं, ये लोअर हाउस है, तो ये चुने जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये 1/3 सदस्य, ध्यान दीजिएगा, ये कौन चुनेगा, ये इस यूपी से अगर जाने तो यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वोटर होंगे, ये 403 लोग चुनेंगे 1/3 सदस्य, ठीक, तो ये वोटर हो जाएंगे, 403 वोटर हैं, और वो 403 चुनेंगे यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल के 100 सदस्यों के 1/3 मेंबर वो चुनेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव
SN2। ये जो होंगे वो इलेक्ट्रोलेट्स होंगे, निर्वाचक मंडल बनाएंगे ये लोग, और वो चुन के भेजेंगे। और ये 1/6 ये 1/6 मेंबर है, ये नॉमिनेटेड होंगे बाय द गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड से, इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड से, लिटरेचर, लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य, यहां से आएंगे, साइंस से आएंगे, विज्ञान, आर्ट से आएंगे, माने कला, कोऑपरेटिव मूवमेंट से आएंगे, मूवमेंट से आएंगे, सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन, और आएंगे लास्ट सोशल सर्विस, समाज सेवा, सोशल सर्विस, समाज सेवा, यहां से। जरा ध्यान दीजिए। अब मैंने कहा मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यूपी में कितने हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर, 100। अभी मैं वही चेक कर रहा था कि संख्या सही है। अब देखिए 100 मेंबर हैं, तो यही यक्ष संख्या क्या हो गई यहाँ पे यूपी के संदर्भ में 100, यूपी के संदर्भ में। अब इसका 1/3 यहां से चुने जाएंगे, 1/3 अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 33, माने 33 लोग यहां आ जाएंगे, हाँ या ना, 33 लोग यहां आ जाएंगे, बाई 12 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 100/12 करते हैं, मैं पूरा 100/12, 8 नंबर बचाएंगे, 100/12 करते हैं तो ये आ जाएगा 8.33, माने 8 यहां से आ जाएंगे, क्योंकि अगर 0.5 से ज्यादा होता तो मैं इसको फिर x/12 मतलब 100/12 अगर हम देखें 100/12 8 यहाँ फिर आ जाएंगे, ये वही तो कर रहा था, x/3 33 यहाँ से आ जाएंगे, और 100/6 ये आ जाएंगे 16.6 माने 17 यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, टोटल ऐड करिए कितना आ रहा है, नहीं एक तो फिर हम ऐड करते हैं ना, जैसे x/3 है, 1 मिनट, तो 100/3 33.3, हाँ 99, x/12 करेंगे तो कितना, 100/12 8.33, x टोटल का by 6,
99 टोटल आ रहा है, कहीं भी एक आगे पीछे से हो जाएगा, कहीं भी वो कर देंगे, हो सकता है यहाँ 34 कर दें, हो सकता है यहाँ 9 कर दें, हो सकता है यहाँ 9, हो सकता है यहाँ। वो पॉइंट में वैल्यू जो मैंने छोड़ दी है ना, वो कहीं एक वैल्यू तो एडजस्ट होगी। क्या बात क्लियर हो गई? अब आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा था? आ गया ना? यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी देख लीजिएगा कितने मेंबर हैं, 100। तो 100 का 1/3, 100 हमने यही वैल्यू x मान ली थी। अब उसका 1/3, उसका 1/12, उसका 1/12, 1/3, 1/6 ऐसे मेंबर हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? माने ये वोटर होंगे जो बॉक्स में है, ये सब कौन है? ये जितना भी बॉक्स में लिखा हुआ है हमने, ये सब वोटर होंगे। मतलब आप डायरेक्ट वोट नहीं करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कैंडिडेट को डायरेक्ट आप वोट नहीं करेंगे। आप या तो इस कैटेगरी में आए, इसमें इसमें। अब मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इधर भी नहीं है, किसी ने इंटर किया है और कहीं किसी कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो वोट नहीं डाल पाएगा। ठीक है, ये कक्षा 10 किया है, कक्षा 8 पास है, तो नहीं वोट डाल पाएगा। क्लियर? और किसी कैटेगरी में नहीं आता है। अब जैसे यहां से भी नॉमिनेट किए जाते हैं, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? टोटल जो मेंबर हैं संख्या वो कितनी है? 250। लेकिन करंट नंबर कितने हैं? वर्तमान संख्या कितनी है? ये 245। इसमें 233 का इलेक्शन होगा। इसमें भी आप नहीं होंगे, इनके वोटर कौन होंगे? जो ये इलेक्शन होगा, इसके जो वोटर होंगे वो वोटर मेंबर होंगे, एमएलए, जो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो वोटर होंगे। तो ये मैं पहले बता चुका हूं। और 12 लोग यहां से नॉमिनेटेड होंगे, नामांकित होंगे, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये जो नॉमिनेट होंगे इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड से होंगे? इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। ये वाला पॉइंट वहां नहीं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला कैटेगरी हुआ नहीं। बाकी ये 1 2 3, अगर इसको पहला नंबर दें, 2 3 4 5 दें, तो 4th नंबर नहीं है। इन द फील्ड ऑफ 1 से 2 से 3 से और 5 से, इन 4 फील्ड से चुने जाएंगे। माने कोऑपरेटिव मूवमेंट से शामिल नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर हो? इसमें जो नोट करना हो आप नोट कर लें। कुछ पूछना लगता है आपको? पूछो। जो प्रस्ताव लाया जाता है, कोई भी जैसे कि प्रस्ताव लाया है, तो सबसे पहले किस में जाएगा? पार्लियामेंट के किस राज्यसभा में जाएगा कि लोकसभा? प्रस्ताव है। प्रस्ताव किससे जुड़ा है? और जैसे कि कोई बिल, जैसे कि अभी कोई बिल क्या है? जैसे मनी बिल, तो मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जाएगा पहले। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, किसी भी हाउस में आ सकता है। फाइनेंस बिल में भी 2 कैटेगरी हैं, फाइनेंस बिल कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ई पहले लोकसभा में आएगा, फिर कैटेगरी बी वाला किसी भी हाउस में। तो उसमें भी पूरी कहानी है ना? ऐसे सर राज्य विधानमंडल में, ऐसे राज्य विधानमंडल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यहाँ लाया नहीं जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 368 1 2 3 ये सब प्रोविजन देते हैं, पार्लियामेंट को राइट है। तो यहाँ पे बिल की 3 कैटेगरी होंगी, मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल। ये भी चर्चा आगे करेंगे, जिसकी अभी चर्चा हुई नहीं। ठीक है, अब बढ़ा जाए आगे। तो अभी चर्चा ये हुई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, ये बात आपको पता चली। क्या अभी मैथमेटिकली ये टर्म क्लियर हुआ आपको? ये वाला जो मैंने लिया अब क्लियर हो गया ना? मतलब एक से इमेजिनरी नंबर ले लिया, लेट द राम की उम्र 1 वर्ष है, बाद में x बराबर निकल आएगा।
कॉमन लेके उसको फैक्टर बन जाता है। डिवाइड करके टोटल ऐड करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। ठीक ठीक है, अब बढ़ा जाएगा। हाँ बढ़ूँ आगे तो साफ करना पड़ेगा। यस सर। साफ करें तो इसी तरह से अब हम पहले सेंटर और स्टेट के रिलेशन को संविधान के आईने में पहले देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट उठाएंगे, डिस्ट्रिक्ट और विलेज उसकी चर्चा करेंगे। जैसे दो शब्द और मैं बता दूं, एक शब्द आता है फेडरल, हिंदी में बोलते हैं संघात्मक। एक शब्द आता है यूनिटरी, हिंदी में बोलते हैं एकात्मक। जो भारत का संविधान है, संघात्मक यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है और एकात्मक यूके का है। अगर हमें आइडियल एग्जांपल लेना है, एक आदर्श उदाहरण लेना है फेडरल और यूनिटरी का, तो इन देशों का ले सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो क्या है, उसमें फेडरल एलिमेंट कम है और यूनिटरी एलिमेंट, एकात्मक एलिमेंट ज्यादा है। तो संघात्मक का मतलब ये होता है कि केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा, डिवाइडेशन संविधान के माध्यम से होता है, संविधान के द्वारा होता है। और अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर राज्यों में निहित होती है, प्लस अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट बची हुई रेसिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर वो राज्यों में निहित होती है, राज्यों में निहित राज्यों के पास होती है। यूनिटरी एकात्मक संविधान की बात करेंगे तो इसका मतलब है राज्य और केंद्र के बीच में संविधान के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है। माने जो फेडरल नहीं है वो यूनिटरी माने एकात्मक, माने एक ही के पास, फेडरल माने अलग अलग है। तो अमेरिका में जो राज्य हैं उनके पास अपने विषय हैं जिन पर वो कानून बनाएंगे, और संघ के पास अपने विषय हैं, वो कानून बनाएंगे। ठीक, साफ किया जाए इसे पूरा। कुछ अब पूछना तो नहीं है तो मैं कर दूं साफ। यस सर। ठीक है, कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है बहुत पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं। चलिए ये बात आप समझ गए थे इतना, फेडरल यूनिटरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, तो उसके लिए करेक्ट शब्द है, जब हम क्या बोलेंगे तो करेक्ट शब्द है काजी फेडरल। काजी फेडरल हिंदी में अगर हम कहें तो अर्ध संघात्मक या परिसंघात्मक। किसने कहा ये, कुछ केसी वियर कुछ नाम है, इन्होंने कहा ये बात पूछा भी जाता है।
अर्धसंघात्मक या परिसंघात्मक। आगे बढ़ते हैं। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें केंद्र और राज्य के बीच में पावर का, जैसे भारत का संविधान है, तो 7th शेड्यूल अगर हम देखें तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। एक यूनियन लिस्ट, संघीय सूची, हिंदी में लिखें तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक संघीय सूची। इनमें जो भी विषय हैं, जैसे रेलवे हो गया, जैसे डिफेंस हो गया, ऐसे विषय दिए गए, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ऐसे विषय दिए गए हैं ईटीसी। इन पर लॉ केवल सेंटर बनाएगा, स्टेट नहीं बना सकता। ऐसे टोटल विषय दिए गए हैं। इसी तरह से स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट को हम राज्य सूची कहेंगे, और राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, तो हर राज्य अपने राज्यों की कानून व्यवस्था संभालेंगे। बाबा यूपी पुलिस के माध्यम से संभालेंगे, शिवराज सिंह एमपी पुलिस के माध्यम से। तो लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था। ऐसे बहुत सारे विषय हैं तो इन पर स्टेट लॉ बनाएगा। एक है कॉन्करेंट लिस्ट, CONCU, कॉन्करेंट लिस्ट। इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। जैसे एजुकेशन है, शिक्षा है, समवर्ती सूची का विषय है। इस पे दोनों कानून बनाएंगे, दोनों लॉ बना सकते हैं, दोनों सेंटर प्लस स्टेट, दोनों बोथ लॉ बनाएंगे। और दोनों के लॉ में अगर कोई कंट्राडिक्शन है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, मतलब सेंटर का लॉ माना जाएगा। अगर स्टेट की शिक्षा पर किसी विषय पर अगर कोई लॉ बनता है सेंटर और स्टेट का, और उसके बीच में कोई भेदभाव है, कोई अंतर है, तो सेंटर की बात मानना होगी। सर वहाँ का एक क्वेश्चन हो गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग कौन से, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या होती है? छोटी छोटी चीजें हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक बता भी देंगे। यस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर, केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र एवं राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये हम डिस्कस करते हैं। इन रिलेशंस को हम केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। लेजिस्लेचर रिलेशन, लेजिस्लेचर रिलेशन, हिंदी में विधायी संबंध। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध। और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशन।
एक सेंटर है, स्टेट्स की संख्या 28 है और यूटीज की संख्या 8 है। तो यूटीज तो चलो सेंटर के पास ही है, माने ये रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशन की बात हो जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है? क्वाजी फेडरल, परिसंघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, जिसमें संघीय तत्व कम है, एकात्मक तत्व ज्यादा है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में मोटी मोटी बात यह है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन संविधान के माध्यम से होता है और रेसिडियरी पावर राज्यों के पास होती है। एकात्मक यूनिटरी का मतलब है सारी पावर एक ही जगह होती है, सेंटर के पास होती है। यूके और यूएसए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट। हमारा संविधान क्या है? उसमें फेडरल एलिमेंट कम है, यूनिटरी एलिमेंट। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिहेव्स अ फेडरल, बट इन abnormal conditions the constitution behaves like unitary। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक तो हम 7th शेड्यूल का हवाला देंगे, 7वीं अनुसूची। फिर हम हवाला देंगे आर्टिकल 248 का, आर्टिकल 248 का रेसिडेंसी पावर, उसका हवाला देंगे। रेसिडियरी पावर का हवाला देंगे, रेसिडियरी पावर का हवाला देंगे। अवशिष्ट शक्तियां हिंदी में बोलेंगे, अवशिष्ट शक्तियां हिंदी में बोलेंगे। ये आर्टिकल कहाँ है? 248। 7th शेड्यूल को भी हम डिवाइड करेंगे 3 भागों में, ये जैसा कि ऊपर है। एक यूएल है, यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। फिर हम हवाला देंगे आर्टिकल 249 का, फिर हवाला देंगे आर्टिकल 250 का, फिर देंगे 252 का, फिर देंगे आर्टिकल 253 का, फिर देंगे आर्टिकल 356 का, फिर देंगे आर्टिकल 31A और 31B का, 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 200 और आर्टिकल 301। इतने आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे जो लेजिस्लेचर रिलेशन बताते हैं केंद्र और राज्य के बीच। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल नहीं है पूरे संविधान में जो विधायी संबंधों के बारे में बात करता है। ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो लेजिस्लेचर रिलेशंस बताते हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, ठीक है। और इस आर्टिकल 301 का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तार्किक प्रतिबंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, आरआर, तार्किक प्रतिबंधन, इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, वो भी तार्किक प्रतिबंधन। एक शब्द आता है तार्किक प्रतिबंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वो 2 आर्टिकल में है, उनका
जिक्र कर लेंगे, ये 301 के नीचे ऐड हो रहा है। और उसमें जिक्र करेंगे अगर हम, तो एक जिक्र करेंगे आर्टिकल 302 का जिक्र करेंगे और एक जिक्र करेंगे 304 B का। तार्किक reasonable restrictions are ठीक। अच्छा, यूनियन लिस्ट पे जो भी विषय दिए गए, ऑल सब्जेक्ट, जितने भी एंट्रीज दी गई, ऑल एंट्री तकरीबन 92-93 एंट्री है, 94-95 कुछ 96, जितनी भी एंट्री दी गई हैं, ऑल एंट्री, उन सब पर लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची इस किताब से देख सकते हैं, वो सारी लिस्ट दी गई है, उन पर लॉ सेंटर ही बनाएगा। जैसे ये सब दिया गया, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी मान लीजिए एक विषय दिया गया है, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तो इस पर लॉ सेंटर ही। ऐसे कुल लगभग 100 विषय दिए गए हैं जिन पर लॉ सेंटर बनाएगा। हमने कहा केंद्र राज्य हमारे संबंध किस तरह से हैं कि जो फेडरल है माने संघात्मक है वो कम है और यूनिटरी ज्यादा है, एकात्मक तत्व ज्यादा है, या एकात्मक की बात करें तो ज्यादा है। ठीक, इस पे लॉ सेंटर। स्टेट लिस्ट में जो भी विषय हैं, ऑल एंट्री, उस पर लॉ स्टेट बनाएंगे, बट, लेकिन यही बट बड़ा खतरनाक है, अमेरिका की तरह नहीं है कि स्टेट के सब्जेक्ट पर अमेरिका कभी लॉ नहीं बना सकता सेंटर, लेकिन बट महत्वपूर्ण बात है बट। अब इस बट को हम कनेक्ट कर रहे हैं आर्टिकल 249 से। ये क्या कहता है बट, ये क्या कहता है बट, अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे तो लोकसभा को स्टेट लिस्ट के उस विषय पर टेम्परेरी लॉ बनाने का अधिकार दिया जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश में हम, आप देखिए हिंदी और इंग्लिश में मैं लिखवा देता हूं, फिर वही बात है, जितनी भी एंट्री हैं, ऑल एंट्री जितनी हैं, उस पर लॉ कौन बनाएगा? दोनों बनाएंगे, बट लेकिन सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। तो फिर देखो सेंटर हावी है, यहां पर भी सेंटर हावी है, और वो तो एब्सोल्यूट पावर नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फेडरल तत्व कम है, यूनिटी तत्व, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की सोच भी थी कि केंद्र को मजबूत बनाना है, सशक्त केंद्र, क्योंकि जब जब सेंटर कमजोर हुआ, इतिहास गवाह है
कि ये राज्य लूट लिया गया। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी भी यही राय थी कि हमें सेंटर को स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रांग सेंटर। बट लेकिन अभी थोड़ा इसको इससे नीचे से लेके ऊपर से लेके जाते हैं कि नीचे से लेके खूबसूरती नहीं आ रही, बट लेकिन नहीं लिख देते हैं। आर्टिकल 249 क्या कहता है, बट आर्टिकल 249 कुछ कह रहा है, वो हमने ये वाला यहाँ लिख दिया, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। कभी कभी देखिए नहीं भाग देते थे, 4 को भाग करिए इससे, कितना खूबसूरत लग रहा था, अपना अपनापन लग रहा था, जैसे लगता है सब हमारे हैं। और जब से ये वाला सिस्टम आया तो लगता है अंग्रेज टाइप का कुछ हो रहा है। इसमें लग रहा था वैलेंटाइन डे नहीं, कुछ देसी प्यार है, ये वैलेंटाइन डे जैसा फील कर रहा है। तो आर्टिकल 249 क्या कह रहा है ये, बट यहां पे क्या कह रहा है, both the center and state makes a law, अभी मैं makes a law on the same subject, then the union law that prevails, हिंदी में लिखना चाहें तो मैं हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में हो जाएगा, मैं हिंदी में बोल देता हूं, हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख लीजिए, नीचे जितनी भी एंट्री है लिखिए। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाएंगे, लेकिन केंद्र का कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होगा, लेकिन केंद्र का कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होगा यदि कानून असंगत है। केंद्र राज्य के बीच में असंगतता की मात्रा जो भी होगी उस मात्रा पर सेंटर ही प्रभाव करेगा। तो यहाँ सेंटर झुका हुआ है, सेंटर हावी है यहाँ, ये तो सेंटर के पास तो एब्सोल्यूट पावर है। अब आर्टिकल 249 क्या कह रहा है, पहले हिंदी में लिखिए फिर मैं इंग्लिश में लिखवाता हूँ। यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से, यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय पर संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा को राज्य सूची के उस विषय पर अस्थायी कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। तो यहां पर भी सेंटर है, तो लिख लीजिए, इंग्लिश वाले लोग लिखें आर्टिकल 249।
If the Rajya Sabha authorizes, if the Rajya Sabha authorizes the parliament, if the Rajya Sabha authorizes the parliament to make a law on a state subject, on the ground of national interest, on the ground of national interest, on the ground of national interest, the parliament can make a law on that subject. The parliament can make a law on that subject. Such a law will be valid. Such a law will be valid only for 1 year at a time. Valid only for 1 year at a time. Only for 1 year at a time. क्लियर हो गया? इसका मतलब यहाँ तो सेंटर हावी है ही, यहाँ पर भी देखिए सेंटर आ गया, हाँ या ना? यहाँ पर भी सेंटर आ गया, हाँ या ना? वो स्टेट लिस्ट की भी सूची का वायलेशन कर सकता है, हाँ या ना? यहाँ तो सेंटर है ही है, सेम सब्जेक्ट देन द यूनियन लॉ या वही प्रिवेल, तो यहाँ पर भी सेंटर है। और रेसिड्यूरी पावर किसको दे दी गई? सेंटर को दे दी गई। अवशिष्ट शक्तियां तो यहाँ पर भी सेंटर है। बात आप समझ पा रहे हो कि किस तरफ लिख रहा है सेंटर? यहाँ पर भी सेंटर है। ये कह क्या रहा है? आर्टिकल 248 कह क्या रहा है? 248 तो पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, फिर मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ। पहले इंग्लिश वाले लोग लिखते हैं, लिखिए। The residuary power lies within the center. The residuary power lies within the center. Residuary power means the power to make laws. Residuary power means the power to make laws on the subjects which are not there in any of the three lists. Which are not in any of the three lists. मतलब इन तीनों लिस्ट में जो विषय नहीं है वो यहाँ आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल साइबर लॉ। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय साइबर लॉ का कोई प्रासंगिकता नहीं थी, तो ये अवशिष्ट माने वो जो इन तीनों में नहीं है वो जब भी भविष्य में खोजे जाएंगे तो उन पर सेंटरी लॉ बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल साइबर लॉ, ठीक, हिंदी में लिखिए। वे विषय जो सातवीं अनुसूची की किसी सूची में सम्मिलित नहीं है। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, ये वे विषय जो सातवीं अनुसूची की किसी सूची में सम्मिलित नहीं है वो अवशिष्ट शक्तियां कहा जाएगा। रेसिड्यूअरी पावर अवशिष्ट शक्तियां कहा जाएगा। और ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा, सेंटर को होगा। ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को होगा। उदाहरण के तौर पर साइबर कानून। means when the constitution makers make the constitution, then they don't know thought about
such type of laws. तो उनको अवशिष्ट शक्तियां डाल करके इसको दे दी गई। ये भी बात हो ही गई, वही बात है। तो क्या मैं इस पे बढ़ूं? इसी केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंधों पर चर्चा कीजिए में कसम से बाय गॉड ऐसा ही सवाल मेंस में आ जाता, और इतने ही आर्टिकल को आप हवाला दे देंगे ना, मजा आ जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाएगा। यही करना, कुछ करना थोड़ी है बस। कोई समझ, कोई बता दे, कोई चला दे, चलना बता दे, ऐसे गियर पड़ेगा, ऐसे इंडिकेटर है, कब लाइट, दिन में लाइट नहीं ऑन करेंगे, तो कह रहे नॉर्म्स है वो दिन वाली लाइट के लिए, लेकिन बता दे कोई चलाना, बस ऐसे ही है केंद्र राज्य विधायी संबंधों। अभी तो माशाल्लाह वित्तीय संबंधों में हम जीएसटी की चर्चा करेंगे, आपको लगेगा मुझे इतिहास छोड़ के यही पढ़ाना चाहिए। जैसे इसीलिए दो ही विषय को ही टच करते, हम तीसरा विषय टच ही नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं है यूपीएससी के लेवल पर। तो केंद्र राज्य डिफाइन द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर रिलेशन, डिफाइन कर डालिए, लाइन से कर डालिए। कुछ इसके अलावा एक सिंगल आर्टिकल नहीं है, जरा सा भी नहीं है जो सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर रिलेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, अब आर्टिकल में 250 पर आ जाऊं। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? हो रहे हैं क्या? आगे बढ़ा जा सकता है? ठीक है, आगे बढ़ें। आर्टिकल 250 लिख। अब देखिए, आर्टिकल 250 ये कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई, तो राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को मिल जाता है। हावी हो रहा है सेंटर, डीओ ने दिक्कत तो ज्यादा है। ये कहाँ लिखा है? मेरी बात मत मानिएगा, संविधान में लिखा है, आर्टिकल डाल के चेक कर लीजिएगा, हमारे आपके बीच में टेस्ट हो जाएगा कि जो मैंने बोला है वो लिखा है नहीं लिखा है। बात कर, संविधान में लिखा है तो मतलब द्रुप शब्द है। तो 250 किसको, किसकी ओर झुका है? 250 सेंटर की ओर। ये किसकी ओर झुका है? ये सब तरफदारी कर रहे हैं किसकी? ये सब किसको मजबूत बना रहे हैं? तो लिख लीजिए आर्टिकल 250, पहले इंग्लिश में लिखिए फिर हिंदी में लिखवा देता हूं। तो लिखिए, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, the parliament can make a law, the parliament can make a law on any subject in the state list, on any subject in the state list, हिंदी में लिखिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची के सभी विषयों पर, राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है, केंद्र को मजबूती दे रहा है। आर्टिकल 252 क्या कहते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट केंद्र से रिक्वेस्ट करें कि हमारी स्टेट लिस्ट पे तुम लॉ बना दो, राइट, तुम लॉ बना दो मेरे, माने लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करें, स्टेट लेजिस्लेचर, दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल रिक्वेस्ट करें सेंटर से, आप हमारे पास पूरी अथॉरिटी है, हम 55 में नहीं पढ़ना चाहते तो हमारे वाले विषय पे लॉ बना दो। तो सेंटर माने पार्लियामेंट उन राज्यों के लिए लॉ बना देगा।
और फिर उन कानून में कोई भी सुधार राज्य का विधानमंडल नहीं कर पाएगा, वो फिर सेंटर ही करेगा। पंजाब, अभी मैं एक हवाला दे रहा हूं, आप नेट पे डालकर उसको चेक कर लीजिए कि कब केंद्र ने इस पावर की एक्सरसाइज की और कब राज्यों ने रिक्वेस्ट की। तो एक आध एग्जाम्पल दे दें। तो ये भी इसको ताकतवर बना रहा है सेंटर। तो पहले हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिए, लिखिए इफ 2 or more state legislature, if 2 or more state legislature pass a resolution requesting the parliament to make law, requesting the parliament to make a law on a state subject, the parliament can make a law on that subject. For example, the urban land Sealing and Regulation Act 1976. The Urban Land Sealing and Regulation Act 1976, made by the Parliament by requesting the Punjab and Haryana legislature. दोनों विधानमंडलों में रिक्वेस्ट की सेंटर ने लॉ बना दिया। हिंदी में लिख लें 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से प्रार्थना करें कि उनके राज्य सूची के किसी विषय पर वह कानून बना दें, उनके राज्य सूची के किसी विषय पर वह कानून बना दें, जो भी एक्सपायरी विषय है स्टेट लिस्ट का विषय पर कानून बना दें, तो संसद ऐसा कानून उन राज्यों के लिए बना सकती है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल द अर्बन, लिख लीजिए URBAN, द अर्बन सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, the urban sealing and regulation Act 1976 संसद के द्वारा पंजाब और हरियाणा विधानमंडल की प्रार्थना पर बनाया गया कानून। हो गई बात, ठीक है। ये वाला भी हो गया, ओके, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। लेकिन जो ऐसा लॉ बनेगा, तो कुछ बातें नोट में लिख लीजिए। जो ऐसा लॉ बनेगा उसमें नोट में उस लॉ की कुछ शर्तें होंगी।
वो जो लॉ होगा ये जो संसद ने कानून बनाया, जब उन राज्यों की विधानमंडलों ने रिक्वेस्ट की, ये उन्हीं राज्यों पर बाइंड होगा जिन्होंने रिक्वेस्ट करी, ना कि उन पर भी जिन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की। क्लियर? तो देख लीजिए, सच अ लॉ विल बी बाइंडिंग, अभी हिंदी में भी लिखवा रहे हैं, पहले इंग्लिश में देख लीजिए। सच अ लॉ विल बी बाइंडिंग ओनली ऑन द स्टेट्स हु हैव रिक्वेस्टेड फॉर इट। हिंदी में लिखिए, ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों के लिए बाध्य होगा जिन राज्यों ने ऐसा कानून बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है। जिन राज्यों ने ऐसा कानून बनाने के लिए संसद से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट वो हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना। सेकेंड पॉइंट, हाँ, लेकिन दूसरे स्टेट इस लॉ को एज इट इज अपने विधानमंडल में पास करके लागू कर सकते हैं। उनको लगे अच्छा सेंटर ने लॉ बना दिया, बैठे बिठाए, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो ऐसे दूसरे राज्यों के विधानमंडल ऐसे लॉ को अपने यहां एज इट इज पास करके अपने यहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। राइट? तो लिखिए पहले इंग्लिश में, द अदर स्टेट कैन आल्सो इंप्लीमेंट द लॉज। हिंदी में, दूसरे राज्य भी अपने यहां इस कानून को क्रियान्वित कर सकते हैं, माने स्टेट लेजिस्लेचर से पास करना, एज इट इज क्रियान्वित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर इस लॉ में कुछ चेंज चाहना है तो फिर वो चेंज स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकते हैं, वो स्टेट पर रिक्वेस्ट करेंगे और फिर वो चेंज होगा। कि अब पता लगा केंद्र ने बना दिया, वो अपने हिसाब से फिर आगे ना, वो फिर लॉ प्रिवेल करेगा। मजाक नहीं है यहाँ पे कि कलम ले ली तो मैंने तुम्हारी ले ली तो तुम कोई बात नहीं मेरी ले दो। द लॉ कैन बी रिप्लेस्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट। हिंदी में लिख लीजिए, ऐसे लॉ कानून केवल संसद द्वारा ही पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। बदले जा सकते हैं, पुनर्स्थापित। क्या मैं इस पर पढ़ूंगा? ठीक। ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर संघ, हमारे प्रधानमंत्री कहीं गए और उन्होंने कोई अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रीटी करी, अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता किया और स्टेट लिस्ट का मैटर प्रभावित हो रहा है, तो फिर स्टेट लिस्ट का मैटर प्रभावित होने दिया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रीटी प्रधानमंत्री जाके करेगा, राज्यों का मुख्यमंत्री जाके नहीं करेगा। और वो ट्रीटी में अगर स्टेट लॉ वायलेट हो रहे हैं तो फिर वही बात है, फिर वो आर्टिकल कह रहा नहीं होने दिया जाएगा। क्लियर? पहले इंग्लिश में लिखिए, टू इंप्लीमेंट एन इंटरनेशनल ट्रीटी और एन एग्रीमेंट, समझौता। To implement an international treaty or an agreement, the Parliament can make a law on a state subject. The Parliament can make a law on a state subject. हिंदी लिखिए, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों को क्रियान्वित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों को क्रियान्वित करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी विषय
राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। कौन हावी है? सेंटर। लिख लिया मनु? अब 356 पे आ जाए। हेलो, हाँ लिख लो 356 पे। बोलो 356। फिर वही बात है, 356 क्या कहता है? सुन लो एक बार। अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास चला जाएगा। यहाँ नेशनल इमरजेंसी की बात की, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ राष्ट्रपति शासन की बात कर, यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर। 352 होगा कहाँ? नहीं भाई, 252 बात कर रहा है कि अगर 352 लग गया है तो होगा क्या? 352 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस ग्राउंड पे लगेगा, उसकी थोड़ी मैं बात कर रहा हूं। नालायक कहेंगे। 356 की बात समझ पा रहे हो? तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो इसका मतलब क्या है? राज्य की, उस राज्य की सभी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास है। क्लियर? तो लिखिए, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए 356। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। ठीक है, नालायक में बड़ी ताकत होती है। लिखिए, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, the parliament can make a law. The parliament can make a law. The parliament can make a law on all the subject, in the state list for that state. हिंदी में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के दौरान, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के दौरान उस राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक, अब ये वाला ब्लॉक हम लोग कल डिस्कस करेंगे, हो पाएगा। ठीक है, 31 AB 231, तो अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बहुत सारी बातें हैं ये डिस्कस करेंगे। सर जम्मू कश्मीर इसमें ऐड होगा कि नहीं? क्या? जम्मू कश्मीर राज्य अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर राज्य क्या है? अगर जम्मू कश्मीर पूरा जैसे कि अब एकात्मक हो सकता है कि सेंटर अगर देखना चाहे देख सकता है। जम्मू कश्मीर में तो 370 हट गया, 35 हट गया, बरसीमन हो गया, एक यूटी बन गया, दूसरा दोनों यूटी बनते हैं। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, यूटी बन गया। एक लद्दाख बन गया जो डायरेक्ट यूटी है, और एक यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया जम्मू कश्मीर, और एक यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया। तो अब जम्मू कश्मीर का एक भाग जो लद्दाख वाला है वो तो डायरेक्ट सेंटर के पास चला गया, और जो एक इनडायरेक्ट है जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां दिल्ली और पौंडुचेरी की तरह है, जो डिप्टी लेटिट्यूड गवर्नर वहां अपॉइंट किया जाएगा। तो अब तो एक तरह से जम्मू कश्मीर की सारी पावर सेंटर के पास चली गई, क्योंकि अब लेटिट्यूड गवर्नर काम करेगा। यूपी में गवर्नर है लेकिन दिल्ली में लेटिट्यूड गवर्नर है, उपराज्यपाल है। इसीलिए केजरीवाल शिकायत करता रहता है वो हमें काम नहीं करना, क्योंकि सारी अधिकतर जो स्टेट हैं और जो यूटीज हैं, तो यूटी जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहां पर तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव भेज दिया जाता है, डायरेक्ट रूल होता है सेंटर का।
और जहां पर यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको उन राज्यों की तुलना में कम पावर है। जैसे यूपी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ज्यादा पावर है। तो अब तो सारा का सारा जम्मू कश्मीर सेंटर के पास ही चला गया एक तरह से। क्या आप बात समझ पाए? सर पहले जो धारा लगी थी 370 तो उस पे आर्टिकल 370। हाँ सर, तो उस पे तब के समय पे क्या तब के समय में कुछ था, उस पे हम बोलेंगे तो 3-4 दिन बोल सकते हैं, इतना हमें उसमें ज्ञान है। बट वो खत्म हो गई फीचर, तो अब वो एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी और अभी आधा घंटा बैठ जाएंगे आप, फायदा क्या है, जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे थे क्या ऐसा हुआ, तो सेंटर के पास ही चला गया। जम्मू कश्मीर का एक भाग तो डायरेक्ट यूटी बन गया विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज लद्दाख पार्ट। और एक जम्मू कश्मीर जो रहा वो विथ यूटी, वो यूटी रहा विथ लेजिस्लेटिव असेंबली रहा। फिर भी अन्य स्टेट की तुलना में मैक्सिमम पावर उसने सेंटर ने अपने पास रख लिए, तो एक तरह से डायरेक्ट सेंटर के पास ही चला गया। ठीक, बंद कर दीजिए।